देखो बेटा, कल आप लोग वाक्य के ऊपर चर्चा कर रहे थे, तो रह गए 1 मिनट में कर लो उनको। तुमने उसमें क्या क्या पढ़ा? आप लोगों ने ये देखा कि जो ध्वनि की लघुत्तम इकाई उसे वर्ण कहते हैं, और वर्णों के सार्थक समूह क्या कहते हैं बेटा? शब्द। और शब्दों के सार्थक समूह क्या कहते हैं? वाक्य। और वाक्य को कितने तरफ बटा है? 2। नंबर 1 अर्थ के आधार पर, नंबर 2 संरचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य कितने भेद होते हैं? 8। और संरचना के आधार पर 3। संरचना के आधार पर आप लोगों ने सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य पढ़ लिए। और अर्थ के आधार पर जो 8 वाक्य पढ़ रहे थे, उसमें से आपने 6 पढ़ लिए, 2 और रह रहे हैं। एक रह रहा है संकेतवाचक वाक्य और एक रह रहा है विस्मयादिबोधक वाक्य। सबसे पहले 7 नंबर पर चर्चा करते हैं अपन, और 7 नंबर पे हेडिंग बनाओ संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य। देखो, संकेतवाचक जो वाक्य होता है उसमें क्या होता है? एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है, तो उसे अपन क्या कहते हैं बेटा? संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। यानी कि एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के ऊपर क्या करता है? निर्भर करता है, उसे अपन संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण दूं आपको, जैसे राम पढ़ता पढ़ता तो पास हो जाता। पास हो जाता। राम पढ़ता तो पास हो जाता। वर्षा वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। अब देखिए, इधर देख लो 1 मिनट। तुम ये कह रहे हो कि जिस वाक्य के संकेतवाचक वाक्य से कहते हैं जिस वाक्य में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर कहते हैं बेटा निर्भर रहता है, उसे अपन क्या कहते हैं? संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे राम पढ़ता, ये पढ़ता क्या है बेटा? एक क्रिया है, लेकिन ये दूसरी क्रिया कौन सा है? जाता। तो यानी कि ये पढ़ता, ये क्रिया इसके ऊपर क्या है? निर्भर है। राम पढ़ता तो पास हो जाता, फसल वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, अध्यापक पढ़ाता तो छात्र पढ़ते, कृष्ण बंसी बजाता तो राधा नाचती। बेटा, जब एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर रहता है, तो उसे अपन क्या कहते हैं? संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। परिभाषा लिखो। देखिए, जिस वाक्य के माध्यम से एक क्रिया का होना जिस वाक्य के माध्यम से एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है। एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है, उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। से संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे राम पढ़ता तो पास हो जाता, वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। इस वाक्य के माध्यम से एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है, संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। देखिए बेटा, पहले उदाहरण मतलब चले चलो पीछे बेटा उतार लिया। देखिए, 8 नंबर पर एक लास्ट बच रहा है, और पढ़ लेते हैं, फिर अपन आगे चलेंगे बेटा। 8 नंबर पर है इसमें आदि बोधक वाक्य। देखो, जब आप लोगों ने कारक पढ़ा था
अब उसमें एक विस्मयबोधक कारक पड़ा था बेटा। इसमें विस्मयबोधक क्या है, वाक्य है, और इसका संकेतन क्या है, ये है, क्या है, ये है। यानी कि जिस वाक्य के माध्यम से हर्ष, घृणा, आश्चर्य, शोक आदि भावों की क्या होती है, अभिव्यक्ति होती है, उसे अपन क्या कहते हैं, विस्मयबोधक वाक्य कहते हैं। जैसे देखो इसमें एक क्या होगा बेटा, एक क्या होगा, इसमें हर्ष होगा, एक क्या आती है बेटा इसमें, घृणा, हर्ष, घृणा, शोक, क्या बेटा, शोक, और क्या, आश्चर्य आदि भावों की इसमें अभिव्यक्ति होती है, उसे अपन विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण दूं, वाह कितना सुंदर दृश्य, वाह कितना सुंदर दृश्य। जैसे अरे तू पास हो गया, अरे तू पास हो गया। देखो परिभाषा लिखो, देखो जिस वाक्य के माध्यम से, जिस वाक्य के माध्यम से हर्ष, घृणा, शोक, आश्चर्य, जिस वाक्य के माध्यम से हर्ष, घृणा, शोक, आश्चर्य आदि भावों की अभिव्यक्ति होती है, आदि भावों की अभिव्यक्ति होती है, उसे विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। इस वाक्य के माध्यम से हर्ष, घृणा, शोक, आश्चर्य आदि भावों की अभिव्यक्ति होती है, उसे विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं, से विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। और दोनों उदाहरण उतार लेना। लिख लिया, चले आगे। अब देखो, अब अपन एक वर्ण विचार आपके हो गए, कारक आपके हो गए, वाक्य आपके हो गए, 3 टॉपिक हो गया। चौथा टॉपिक पढ़ रहे हैं अपन समास। देखो समास का पूरा जो परिचय है वो आज अपन पढ़ लेंगे, तो उसके पश्चात आगे की बात कल से करेंगे। एक बार आपको सब बात समझनी है, उसके पश्चात आपको लिखना है। सबका ध्यान बोर्ड को बेटा, एक एक चीज समझना, उसके बाद में लिखना। देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं समास की। समास सबसे कहते किसे हैं, समास का जो शाब्दिक जो समास है, इसको अपन क्या कहते हैं बेटा, संक्षेप भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, संक्षेप भी इसको कहते हैं। समास की व्युत्पत्ति कैसे हुई है उसको देखो। समास शब्द की जो व्युत्पत्ति है, समास शब्द की व्युत्पत्ति, तो समास शब्द की व्युत्पत्ति है वह 2 शब्दों के योग से हुई है। तो शब्दों के योग से हुई है, योग से हुई है। समास शब्द की जो व्युत्पत्ति है वो 2 शब्दों के योग से हुई है। इसमें एक क्या है बेटा, सम है, क्या है, सम, और एक क्या है, आस। क्या है बेटा, आस। देखो जब आप हमें लिखने का पेपर हो तो लिखना हो तो आपको ऐसे लिखना कि समास शब्द की जो व्युत्पत्ति है वो 2 शब्दों के योग से हुई है, जिसमें एक क्या है, सम, और एक क्या है बेटा, आस। ठीक है, ये जो सम है इसका शाब्दिक अर्थ होता है पास। क्या होता है, पास। और ये जो क्या है, आस, इसका शाब्दिक अर्थ होता है रखना। क्या होता है बेटा, रखना। अर्थात जब 2 पदों को पास पास रखा जाता है तो उसे अपन क्या कहते हैं, समास। क्या कहते हैं बेटा, समास।
दोबारा देख लो, समास शब्द की व्युत्पत्ति दो शब्दों के योग से हुई है। इसमें एक क्या है, सम है, और एक क्या है, आस है। सम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है बेटा, पास, और आस का अर्थ क्या होता है, रखना। अर्थात जब दो पदों को पास पास रखा जाता है तो उसे अपन क्या कहते हैं, समास। कैसे, देखो बेटा, देखो, जैसे मैंने एक यहाँ पर उदाहरण लिख दिया, मैंने एक यहाँ पर बेटा उदाहरण लिया, ऐसे करके एक उदाहरण लेते हैं। जैसे मैंने लिख दिया अंशु माली, एक उदाहरण लिख दिया मैंने इसमें यहाँ पे अंशु माली। अच्छा, उसके पश्चात में आगे लिख दिया मैंने यहाँ पर गजानंद, गजानंद। अच्छा, मैंने एक लिख दिया यहाँ पर त्रिनेत्र, त्रिनेत्र। एक लिख दिया मैंने यहाँ पर कुमार्ग, क्या लिखा बेटा, कुमार्ग। एक लिख दिया मैंने सुमार्ग, क्या लिखा, सुमार्ग। लिख दिया मैंने यहां पर कुमार्ग, एक लिखा सुमार्ग। एक लिख दिया मैंने यहां पर रसोई घर, रसोई घर। अच्छा, इधर को फिर मैंने एक लिख दिया हस्तलिखित, हस्तलिखित। एक में लिख दिया कृष्ण सर्प, कृष्ण सर्प। एक लिख दिया मैंने यहां पर राजपुत्र, क्या लिख दिया बेटा, राजपुत्र। एक लिख दिया मैंने यहां पर एक लिख दिया मैंने यहां पर सतसई। एक लिख दिया मैंने यहां पर चौराहा। देखो एक बार आराम से समझ लो, उसके बाद समास पर आगे चलेंगे। तुमने ये बता रखा है कि समास शब्द है, उसकी जो व्युत्पत्ति है वो दो शब्दों के योग से हुई है। इसमें एक क्या है बेटा, सम, और एक क्या है, आस। सम का शाब्दिक होता है पास, आस का होता है रखना। जब दो पदों को पास पास रखा जाता है तो उसे अपन क्या कहते हैं, समास। ठीक है, अब जैसे अपन इधर चलते हैं, यहाँ पर एक शब्द क्या है बेटा, हस्त, और एक क्या है, लिखित। यहाँ पर एक क्या है, कृष्ण, और एक क्या है, सर्प। यहाँ पर एक क्या है, राज, और एक क्या है, यहाँ पर एक क्या है, सत, और एक क्या है, सही। यहाँ पर एक क्या है, चौ, और एक क्या है, राहा। यहाँ पर एक क्या है, अंशु, और एक क्या है बेटा, माली। एक क्या है, गज, और एक क्या है, आनंद। एक क्या है, त्रि, और एक क्या है, नेत्र। तो समास में दो पदों को क्या कहता है बेटा, पास पास रखा जाता है। ये 10 उदाहरण तुम्हारे सामने हैं। इसमें सब जितने भी उदाहरण हैं उन दोनों उदाहरणों में दो पदों को पास पास रखा जाता है। अब समास के अंतर्गत जब पढ़ते हैं तो कुछ शब्दावली आती है। समास के अंतर्गत अपन जब पढ़ते हैं तो कुछ शब्दावली आती है कि सामासिक पद क्या होता है, समास विग्रह क्या होता है, पूर्व पद क्या होता है, और उत्तर पद क्या होता है। इनके बारे में पर चर्चा करेंगे। देखो, आपको ये पता है कि जब दो पदों को पास पास रखा जाता है तो उसे अपन समास कहते हैं। समास में कितने पद होते हैं, दो। जो पहला वाला पद होगा उसे अपन क्या कहेंगे, पूर्व पद, और जो दूसरा वाला पद होगा उसे अपन क्या कहेंगे बेटा, उत्तर पद। देखो बेटा आगे, जैसे मैं आपको बताऊं कि एक क्या होता है, समस्त पद। क्या होता है बेटा, समस्त पद। इसको बोलते हैं अपन सामासिक पद। क्या बोलते हैं बेटा, सामासिक पद। देखो, समस्त पद और जो सामासिक पद है वो क्या क्या होते हैं तो सुन लो। जो समस्त पद होता है उसी को क्या कहते हैं बेटा, अपन सामासिक पद कहते हैं। जो समस्त पद होता है उसी को कहते हैं सामासिक, समस्त पद कह दो या फिर क्या क्या कह दो बेटा, सामासिक पद कह दो। जैसे मैं आपको एक उदाहरण यहाँ पर दे रहा, एक उदाहरण मैंने लिखा यहाँ पर, मैंने यहाँ पर लिख दिया रसोई घर। क्या लिख दिया बेटा, रसोई घर। एक उदाहरण लिख दिया मैंने यहाँ पर सप्त ऋषि। क्या लिखा बेटा, सप्त ऋषि। क्या लिख दिया, सप्त ऋषि। एक मैंने लिख दिया पर हरा दुपट्टा। क्या लिखा बेटा, हरा दुपट्टा। अब देखो, इसमें एक शब्द क्या है, रसोई है, और एक क्या है, घर। इसमें एक क्या है, सप्त, और एक क्या है, ऋषि। एक क्या है, हरा, और एक क्या है, दुपट्टा। तो ये क्या है, समस्त पद है। समस्त पद किसे कहते हैं, जब समास विग्रह को विभक्ति चिन्ह का लोप करके लिखा जाता है तो उसे अपन समस्त पद
या क्या कहते हैं, समास सामासिक पद कहते हैं। जैसे देखो मैंने यहाँ पर लिख दिया रसोई के लिए घर, क्या लिख दिया बेटा, रसोई के लिए घर, समझ लेना कल दिक्कत नहीं आएगी, रसोई के लिए घर। अब देखो आपको पता है, आप लोगों ने कारक पढ़ रखे हैं, तुम किसी प्रकार की समस्या आएगी नहीं। यहाँ पर ये क्या है, के लिए विभक्ति चिन्ह है, क्या है बेटा, के लिए विभक्ति चिन्ह है। मान लो आपने से क्या कर दिया, लोप कर दिया, क्या कर दिया, लोप। तो अब तुम्हारे पास एक क्या रह गया, रसोई, क्या रह गया बेटा, रसोई, और एक क्या रह गया, घर। तो अब इन दोनों पदों को पास पास रख दिया, क्या हो गया, ये संक्षेपण हो गया। तो इस क्रिया को अपन क्या कहते हैं, समस्त पद या सामासिक पद कहते हैं। जैसे ये देखो, ये क्या है, 7 ऋषियों का समूह, क्या है बेटा, 7 ऋषियों का समूह, 7 ऋषियों का समूह। ठीक है बेटा। अब देखो ये जो समूह है इसको अपन ने हटा दिया, कर दिया, तो यहाँ पर क्या बचा फिर, ये सप्त ऋषि। तो ये जो प्रक्रिया है इसको अपन क्या कहेंगे, सप्त समस्त पद या सामासिक पद कहते हैं। ऐसे मैंने अभी दिया हरा दुपट्टा, इसका विग्रह क्या है, हरा है जो दुपट्टा, हरा है जो क्या बेटा, दुपट्टा है। अब देखो यहाँ पर दो शब्द हैं, अब यहाँ पर ये जो है इसको क्या कर देंगे अपन, लोप कर देंगे, तो क्या बचेगा, हरा और दुपट्टा, क्या बच जाएगा बेटा, हरा दुपट्टा। तो इस प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं, समस्त पद या सामासिक पद कहते हैं। और ये बात समझ में, जब विग्रह पद को विग्रह पद का विभक्ति चिन्ह का लोप करके लिखते हैं तो उसे अपन क्या कहते हैं, समास विग्रह कहते, सॉरी समस्त पद या सामासिक पद कहते हैं। और जब समस्त पद को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग करके लिखा जाता है तो उसे प्रक्रिया क्या कहते हैं अपन, समास विग्रह, क्या कहते हैं बेटा, समास विग्रह। जैसे मान लो मैंने एक यहाँ लिख दिया कृष्ण सर्प, क्या लिखा बेटा, कृष्ण सर्प, तो क्या हो जाएगा, काला है जो सर्प। ये जो प्रक्रिया है वो क्या है बेटा, इसका समास विग्रह है। अच्छा अब एक होता है पूर्व पद और एक होता है उत्तर पद, वो किसे कहते हैं, समास में जो पहला वाला पद होगा उसको तो अपन क्या कहेंगे, पूर्व पद, और दूसरे वाले पद को क्या कहेंगे अपन, उत्तर पद। ऐसे देखो यहाँ पर ये क्या है, कृष्ण क्या है, पूर्व पद है, सर्प क्या है, उत्तर पद है। ऐसे रसोई घर में रसोई क्या है, पूर्व पद, घर क्या है, उत्तर पद, सप्त क्या है, पूर्व पद, ऋषि क्या है, उत्तर पद। ठीक है। अब आपसे कोई पूछे कि पूर्व पद किसे कहते हैं, तो पहले वाले पद को अपन क्या कहेंगे बेटा, पूर्व पद, दूसरे वाले को क्या कहेंगे अपन, उत्तर पद। और जब समस्त पद का या फिर सामासिक पद का विग्रह करके उसको अभिव्यक्त करते हैं तो उसे अपन समास विग्रह कहते हैं। और समास विग्रह को जब विभक्ति चिन्ह का लोप करके लिखा जाता है तो उसे समस्त पद या सामासिक पद कहते हैं। जब दो पदों को पास पास रखा जाता है तो उसे अपन क्या कहते हैं, समास कहते हैं। समास में जो पहला वाला पद होता है उसे अपन पूर्व पद कहते हैं और दूसरे वाले पदों क्या कहते हैं अपन, उत्तर पद कहते हैं। यहां तक किसी कोई दिक्कत, तब हेडिंग बना लो समास, हेडिंग बना लो समास। लिखो समास, हेडिंग बनाओ, लिखो लिखो समास शब्द की व्युत्पत्ति, समास शब्द की व्युत्पत्ति दो शब्दों के योग से हुई है। समास शब्द की व्युत्पत्ति दो शब्दों के योग से हुई है। समास शब्द की व्युत्पत्ति दो शब्दों के योग से हुई है। क्या लिखोगे, सम धन आस, सम धन आस, सम धन आस। हाँ मतलब प्लस को धन बोलते हैं बेटा हिंदी में, जिसमें बोलते हैं माइनस प्लस माइनस, तो सम धन आस। अब कैसे लिखना है, देखो तो लिख ना, अगले लाइन से लिखना है ऐसे करके। सम का शाब्दिक अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ होता है पास, ऐसे लिखना बेटा। सम का शाब्दिक अर्थ होता है पास, सम का शाब्दिक अर्थ होता है पास। और अगली लाइन से आस का शाब्दिक अर्थ होता है रखना, आस का शाब्दिक अर्थ होता है
रखना। देख लो, पास का शाब्दिक अर्थ होता है रखना, अर्थात हम का शब्द रखना, अर्थात जब दो पदों को, अर्थात जब दो पदों को पास पास रखा जाता है, अर्थात जब दो पदों को पास पास रखा जाता है, अर्थात जब दो पदों को पास पास रखा जाता है तो उसे समास कहते हैं, तो उसे समास कहते हैं। मैं एक बात दोबारा बोल रहा हूं, देखो, समास शब्द की व्युत्पत्ति दो शब्दों के योग से हुई है। एक क्या है बेटा, सम, और एक क्या है, आस। सम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, पास, और आस का अर्थ क्या होता है, रखना। अर्थात जब दो पदों को पास पास रखा जाता है तो उसे क्या कहते हैं, समास कहते हैं। ठीक है, अब कैसे निकलेगा जो अपन लिखे वो, कैसे करके उदाहरण तार लो, कैसे करके ये उदाहरण तार लो। अंशुमाली गजानन त्रिनेत्र कुमार सुमार रसोईघर हस्तलिखित कृष्ण सर्प राजपुत्र सही चौराहा। इनको सीक्वेंस से ताले ना, ऐसे ही ना आगे इनके विग्रह दिखा देंगे। लिख लिया, लिख लो। अब देखो, मैं एक बात समझा रहा हूं आपको, एक एक बात, उसके बाद में आप विग्रह लिखना। पीछे भैया आप बैठा, थोड़ा बोर्ड पर ध्यान दे लो, कल से मैं आपको ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा पढ़ाने में। देखो, इसमें एक शब्द क्या है, अंशु, और एक क्या है, माली। देखो, अंशु का शाब्दिक अर्थ होता है किरण, क्या होता है, किरण। और माली का अर्थ क्या होता है, सूर्य, क्या होता है बेटा, सूर्य। अब किरणों का है जो स्वामी, उसे अपन क्या कहते हैं बेटा, अंशु माली। माली का अर्थ क्या होता है, स्वामी। अंशु का अर्थ क्या होता है, किरण। किरणों का है जो स्वामी अर्थात सूर्य। फिर देखो, रज के आनंद के समान है आनंद जिसका, अर्थात कौन, गणेश जी। तीन है नेत्र जिसके, कौन, शिव। पूरा है जो मार्ग, अच्छा है जो मार्ग, रसोई के लिए घर, हाथ से लिखित, काला है जो सर्प, राजा का पुत्र, छत सही, तो दो का समूह, चौराहा, चार राहों का समूह। ये जो प्रक्रिया है ना, ये क्या है बेटा, समास विग्रह की प्रक्रिया है। तो एक एक में लिखो, नंबर डाल लिखो, मैंने कहा था ना वो ऐसे डाल लेना। देखो बेटा, किरणों का जो है, पहले नंबर पे विग्रह करना है इसको बेटा। किरणों का जो है स्वामी अर्थात सूर्य, किरणों का जो है स्वामी अर्थात सूर्य,
गज के आनन के समान है आनन जिसका। गज के आनन के समान आनन है जिसका, अर्थात गणेश। गज के आनन के समान आनन है जिसका, अर्थात गणेश। तीन है नेत्र जिसके, अर्थात विष्णु। सॉरी शिव, सॉरी शिव शिव। तीन है नेत्र जिसके, अर्थात शिव। अब देखो इसमें क्या होगे, कुमार्ग बुरा है जो मार्ग, कुमार्ग अच्छा है जो मार्ग, कुमार्ग बुरा है जो मार्ग, कुमार्ग अच्छा है जो मार्ग। और इसमें लेना रसोई के लिए घर। ठीक, पूछ रहा है कुछ, पूछ रहा है क्या कुछ? बोल। रसोई घर में देखो, बुरा है जो मार्ग, अच्छा है जो मार्ग, रसोई के लिए घर। इसमें लिखो हाथ से लिखित, हाथ से लिखित। काला है जो सर्प, काला है जो सर्प। राजा का पुत्र, राजपुत्र कहोगे, राजा का पुत्र। काला है जो सर्प, राजा का पुत्र, राजा का पुत्र। 700 दोहों का समूह, सही। 700 दोहों का समूह, 700 दोहों का समूह। चौराहा, चार राहों का समूह, चौराहा चार राहों का समूह। लिख लिया? लिख लिया तो अब चलो आगे देखो, एक हेडिंग बनाओ, पूर्व पद और उत्तर पद। पूर्व पद और उत्तर पद, इसमें लिखो पूर्व पद और उत्तर पद। इसमें लिखो सामासिक पद में या समस्त पद में, सामासिक पद में या समस्त पद में जो पहले वाला पद होता है, जो पहले वाला पद होता है उसे पूर्व पद कहते हैं, उसे पूर्व पद कहते हैं। समस्त पद या सामासिक पद में जो पहले वाला पद होता है उसे कहते हैं बेटा पूर्व पद, और जो दूसरा पद होता है उसे उत्तर पद कहते हैं। जो दूसरा पद होता है उसे क्या कहते हैं बेटा, उत्तर पद कहते हैं। कौन सा पद कहते हैं, उत्तर पद कहते हैं। जैसे दशानन, क्या है बेटा, दशानन। तो अब इसमें जो 10 है ये तो क्या है बेटा, पूर्व पद। कौन सा पद है, पूर्व पद। और जो आनन है ये क्या है, उत्तर पद। क्या है बेटा, उत्तर पद। ठीक है, जैसे अभी लिखा तुमने सप्तऋषि, क्या लिखा था बेटा, सप्तऋषि। तो ये तो क्या हो गया, पूर्व पद। कौन सा पद हुआ, पूर्व पद। और ये क्या हो गया, उत्तर पद। क्या हो गया बेटा, उत्तर पद। पहले वाले पद को पूर्व पद, दूसरे वाले को उत्तर पद।
दो पद होते हैं ना, सामासिक या समस्त पद में दो पद होते हैं, एक पूर्व पद और उत्तर पद। अब चलो आगे देखो, एक हेडिंग बनाओ, समास विग्रह। समास विग्रह देखो, समास विग्रहण कहते किसे हैं, एक बार सुनो उसके बाद समझना। जब समस्त या सामासिक पद को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग करके लिखा जाता है तो उसे अपन समस्त पद या सामासिक पद कहते हैं। इसको बेटा, समस्त पद या सामासिक पद को जब विभक्ति चिन्ह का प्रयोग करके लिखा जाता है तो उसे अपन क्या कहते हैं, समास विग्रह कहते हैं। ऐसे मैंने एक उदाहरण लिखा, राजमाता। क्या लिखा बेटा, राजमाता। अब ये क्या है, सामासिक पद है, इसमें एक पद, एक पहला वाला पद क्या है, राज, और उत्तर पद क्या है, माता। तो क्या हुआ, राजा की माता। ये जो प्रक्रिया की है, ये क्या की अपन ने, समास विग्रह की है। तो इसका विग्रह क्या हुआ, इसका विग्रह हो गया राजा की माता। क्या हुआ बेटा, राजा की माता। ठीक है, अब लिखो समास विग्रह में, देखो, जब सामासिक पद को, जब सामासिक पद को, जब सामासिक पद को या समस्त पद को, या समस्त पद को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग करके लिखा जाता है, ऐसे लिखना, विभक्ति चिन्ह का प्रयोग करके अभिव्यक्त किया जाता है, विभक्ति चिन्ह का प्रयोग करके अभिव्यक्त किया जाता है तो उसे समास विग्रह कहते हैं। तो उसे समास विग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, समास विग्रह कहते हैं। जैसे राजमाता, राजा की माता, राजमाता, राजा की माता। लिख लिया। अब अपन आगे चलो बेटा, लास्ट है समस्त पद या सामासिक पद किसे कहते हैं। समस्त पद या सामासिक पद। देखो इसमें क्या होता है, जब समास विग्रह को विभक्ति चिन्ह का लोप करके अभिव्यक्त किया जाता है तो उसे अपन समस्त पद या सामासिक पद कहते हैं। ठीक है ना, जैसे मैं तुमको अभी उदाहरण दिया था, एक उदाहरण है, रसोई, रसोई के लिए घर। रसोई के लिए क्या बेटा, घर। अब इसमें के लिए क्या है, विभक्ति चिन्ह है, और अपन ने इस विभक्ति चिन्ह का क्या कर दिया, लोप कर दिया, और फिर क्या लिख दिया, रसोई घर। तो बचे ना मेरे पास। तो ये जो प्रक्रिया अपन ने अपनाई, इसे क्या कहते हैं बेटा, समस्त पद या सामासिक पद कहते हैं। देखो देखो, जब समास विग्रह को, जब समास विग्रह को विभक्ति चिन्ह का, जब समास विग्रह को विभक्ति चिन्ह का लोप करके लिखा जाता है, लोप करके लिखा जाता है तो उसे समस्त पद या सामासिक पद कहते हैं। तो उसे समस्त पद या सामासिक पद कहते हैं। ऐसे करके लिखना,
रसोई के लिए घर, तो फिर नीचे लिख लेना रसोई घर। रसोई के लिए घर। अब ये समास की जो पदावली थी ये समाप्त हो गई है। लिख लिए? अब एक एडिट बनाओ। समास के 4 भेद होते हैं। 4 भेद होते हैं। नंबर 1 लिखना अव्ययी भाव समास। नंबर 2 पे लिखना तत्पुरुष समास। नंबर 3 लिखना द्वंद्व समास। और 4 पर लिखना बेटा बहुव्रीहि समास। और 1 लिखना अव्ययी भाव समास। नंबर 2 पे लिखना तत्पुरुष समास। के नीचे अलंत है ना, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। अब देखो, एक मिनट सुनिए। कहीं कहीं आप लोगों ने ये पढ़ रखा होगा कि समास के 6 भेद होते हैं। मूलतः 4 ही होते हैं। अब 6 कैसे होंगे वो सुन लो। ये जो तत्पुरुष समास है, ये चारों तारे सबने ताले ना। अब देखो, ये जो तत्पुरुष समास है, कौन समास बेटा? तत्पुरुष समास। इस तत्पुरुष समास के 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं बेटा? 2। इसमें एक तो होता है समानाधिकरण। समानाधिकरण, समानाधिकरण तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। और एक होता है बेटा व्यधिकरण। व्यधिकरण तत्पुरुष समास। अब देखो, समानाधिकरण तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? जिसमें एक समान विभक्ति चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, उसे अपन समानाधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं। और इसके 2 भेद होते हैं। किसके? समानाधिकरण तत्पुरुष समास के। एक तो होता है बेटा द्विगु समास। कौन सा होता है? द्विगु समास। और एक होता है बेटा कौन सा? कर्मधारय समास। कौन सा होता है? कर्मधारय समास। ठीक है ना। और ये जो वैदिक तत्पुरुष समास है, इसके 6 भेद होते हैं। कितने होते हैं बेटा? 6 भेद होते हैं। जैसे कारक कितने होते हैं? 8। तो कर्ता कारक को छोड़ करके, और लास्ट वाला कारक कौन सा है बेटा? संबोधन। संबोधन कारक को छोड़ करके कर्म कारक से लेकर के अधिकरण कारक तक की अलग अलग विभक्ति चिन्हों का इसमें लोप किया जाता है। इन सबके ऊपर अपन कल चर्चा करेंगे। जब आपसे पूछा जाए हिंदी में समास के भेद होते हैं तो कितने होते हैं बेटा? 4। और तत्पुरुष समास कितने भेद होते हैं? 2। कौन कौन सा? एक तो, और एक समानाधिकरण किसे कहते हैं? जिसमें एक समान विभक्ति चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। और इसके कितने भेद होते हैं? 2। एक कौन सा होता है? कर्मधारय। और एक कौन सा होता है? द्विगु। मतलब एक द्विगु और एक कर्मधारय। हाँ, और व्याधिकरण के 6 होते हैं। इन पर कल चर्चा करते हैं बेटा। आज के लिए इतना ही।